तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होता है ना। तो आयन जो होता है, आयन होता है कोई भी एटम जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, तब हम उसको आयन कहते हैं, या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं एनी चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एज आयन। चार्ज स्पीसीज जिस पे कोई चार्ज हो, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी भी स्पीसीज पे चार्ज है तो दैट स्पीसीज इज कॉल्ड एज आयन। सो आयन क्या हो गया? एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज आयन। एक एटम का इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को आयन कहा जाता है। टाइप ऑफ आयन, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज द आयन्स आर क्लासिफाइड एज एनायन और कैटायन। एंड आयन्स को चार्ज के बेस पर हम, यानी उन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, उसके बेस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज एनायन और कैटायन। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला आयन। बच्चे यही भूल जाते हैं कि कैटायन, ये तो याद रहता है एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, बट किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो हमेशा याद रखो क्रॉस चार्ज वाला आयन कैटायन। क्रॉस, सी से सी को जोड़ करके याद कर लो। क्रॉस चार्ज वाला आयन कैसा होता है? कैटायन कहलाता है। यानी नेगेटिव वाला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि नेगेटिव वाला क्या है? एनायन है। ये आपका टीचिंग एड हो गया पक्का वाला याद करने के लिए, क्रॉस चार्ज कैटायन। ठीक, तो कैटायन होता क्या है? यही है, ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कैटायन। यानी एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं। द कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन एक या दो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है? हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है, केवल मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होते हैं मेटल, केवल मेटल। द मेटल यानी एलिमेंट्स हैविंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी केवल मेटल ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। और मेटल की पहचान क्या है? आपने 9th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ा था, तो मेटल को आप कैसे पहचानते थे? उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में है, तो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज मेटल। ठीक है ना? सो the elements having 1, 2, 3 electrons in their outermost shell can lose electrons to form positive ion, that is cation. कब बनाएगा? When energy equal to ionization energy is supplied to them. जब एटम को आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दी जाएगी, तब उसका इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और पॉजिटिव आयन बना लेगा। क्यों? एटम जो होता है उस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को वो एटम से क्यों बंधा है? क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना होगा तो उसको फोर्सफुली खींचना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। वही एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए किसी भी न्यूट्रल एटम में से, वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एनर्जी दक्षिण वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसियस एटम एंड टू फॉर्म इट ए कैटायन। किसी न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए एंड टू फॉर्म इट कैटायन, उसको पॉजिटिव आयन में बदलने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए एनर्जी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलेगा जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो बांध रखा है न्यूक्लियस ने, बांध रखा है मतलब ऐसा नहीं कि रस्सी से बांध लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनका पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों? प्रोटॉन के कारण। तो प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अगर रिमूव होगा तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। तो सोडियम आयन कैसे बनेगा? सोडियम एटम से बनेगा। अब सोडियम के एटम
इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? हमेशा याद रखो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट जो होते हैं उनकी पहचान क्या है कि उनके आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट कहलाते हैं और इन्हीं को हम मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जब हमसे पूछा जाएगा कि कोई भी एटम है किस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, तो हम सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर ये मेटल है तो निश्चित रूप से मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ K शेल में 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो ये कैसा हुआ? हमने पहचान लिया कि ये कैसा है, ये इट इज मेटल, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हमने इसकी पहचान कर ली कि राजा है या नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट क्या है? हमेशा दान देगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान दे देगा, इसीलिए हमने इसका नाम राजा रख दिया। राजा मतलब मैटर, ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, यानी राजा है ये। तो ये हमेशा क्या करेगा? आउटर मोस्ट जब भी बॉन्ड बनाएगा, जब भी किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको लेना नहीं पड़ेगा किसी से, आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसीलिए जैसे मार्क जुकरबर्ग बहुत सारी संपत्ति दान कर चुके हैं अपनी, जिसके पास होगा बहुत ज्यादा धन वो दान कर देगा। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, ठीक है। वो सभी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल होंगे, यानी राजा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो अभी देखिए सोडियम आयन का फॉर्मेशन हुआ कैसे? सोडियम एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 281, इलेक्ट्रॉन 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। अभी की कंडीशन में जब ये एटम है तो एटम की कंडीशन में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। तो इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे 1 यूनिट अपोजिट चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ 11 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 11 यूनिट यानी 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम पे, फिर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, ये बना Na+ बन गया। क्यों बन गया Na+? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इसका 281 हो गया, 281 हो गया। जो M में 1 इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ M इज लॉस्ट। ये M का इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, जो +1 इलेक्ट्रॉन लिखा वो कहाँ से लिखा? ये M का निकला, इससे बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ 1M लिख दिया। अब सोडियम के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ K में 2 और L में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। और इस पे चार्ज कहाँ से आ गया? इस पे प्लस चार्ज लिख दिया हमने, ये वाला, और इसका नाम हो गया अब सोडियम आयन नाम हो गया। जब इस पे चार्ज नहीं था तो इसका नाम था सोडियम एटम, जब इस पे चार्ज प्लस आ गया तो इसका नाम हो गया सोडियम आयन। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते, वो ये समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज है, समझ नहीं पाएंगे अभी 10th में बच्चे। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया इसके पास? बहुत क्लियर होने चाहिए आपके कंसेप्ट कि ये चार्ज सोडियम आयन जब बना तो चार्ज कहाँ से आया? चार्ज कहीं बाहर से नहीं आया, चार्ज इसके अंदर ही है। देखिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, अभी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इलेक्ट्रॉन आर 10 एंड प्रोटॉन आर 11, यानी प्रोटॉन 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को मार देंगे, तो 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा, यानी 1 पॉजिटिव चार्ज उसके कारण है, वो यहाँ पे सोडियम
के ऊपर हमने Na+ लिखा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये प्लस चार्ज आया कहाँ। आपको ये दिमाग में आना नहीं चाहिए कि ये प्लस चार्ज कहीं बाहर से आ गया, इलेक्ट्रॉन गया और प्लस चार्ज आ गया। नो, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जो गया वही हमने यहाँ पे लिख करके दिखा दिया +1e। और ये जो प्लस चार्ज ये कहाँ से आया, ये इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट थे 11 और इलेक्ट्रॉन अब 10 रह गए हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। एक प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा हो गया, उस एक प्रोटॉन के कारण इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये आयन बन गया सोडियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कई बार बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं +1 इलेक्ट्रॉन लिखा है। एक्चुअली होता ये है कि देखिए, जो सोडियम एटम है, सोडियम ये एटम है, ये -1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालेगा। इसने अपने में से निकाला तो -1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम और Na+ लिखेंगे। बट केमिस्ट्री में ऐसा नियम होता है कि इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस साइन लगा करके कभी नहीं लिखा जाता है। तो अलजेब्रा आपने पढ़ा है ना, अलजेब्रा के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको उठा करके जब हम इस साइड लिखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस साइन लिखा नहीं जाता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को जो इसने लॉस किया -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ना लिख करके हम क्या कर देते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके इधर लिख देते हैं। जब हम इसको इधर लाते हैं तो अलजेब्रा में साइन क्या होता है, किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस साइन है तो वो प्लस में बदल जाता है। तो जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो इसका साइन प्लस हो गया। ये बात आपको समझ आ गई कि ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब आप लिखेंगे कैसे, सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, -1 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का साइन क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन आपने ऐसे क्यों लिखा, या बच्चे समझ नहीं पाते कि ये ऐसा क्या चीज है, ये बातें नहीं समझ पाते हैं। तो आप इसको समझिए, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये -1 इलेक्ट्रॉन, पर नियम केमिस्ट्री में ये है कि इलेक्ट्रॉन के आगे हम माइनस साइन लगा करके नहीं लिख सकते, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर ले गए। इसीलिए इसको उठा करके हमने 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया और ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस का साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीके से हमने लिख दिया कि एटम से आयन कैसे बना। दूसरे तरीके से भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। सोडियम एटम का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे और इसका एटॉमिक मास होता है 23। तो 23 में से यानी एटॉमिक मास क्या होता है, A-Z मतलब एटॉमिक मास माइनस Z करेंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास है इसका 23 और एटॉमिक नंबर है इसका 11। 23 - 11 करेंगे तो हमको मिल जाएगा न्यूट्रॉन, यानी इसमें न्यूट्रॉन भी कितने हैं, न्यूट्रॉन है इसमें 12। ठीक, और इसमें भी न्यूट्रॉन 12 रहेंगे। यहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, दक्षिणा लेवल के भी बनते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी बनते हैं आपके लिए, तो उसमें ध्यान रखिए। पीसा के भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे दिमाग वाले बन सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई एटम आयन में कन्वर्ट हुआ तो क्या चेंज हुआ इसमें। एक्चुअली पहले हम सोडियम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सोडियम में इसको क्या होता है, 11 Na23, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर, तो यहाँ पे प्रोटॉन है 11 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11। और किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई कितनी, 11। प्रोटॉन की संख्या हमें कहाँ से पता चली, एटॉमिक नंबर से। इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से पता चली, एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 11 हो गए इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चली, ये इससे पता चली, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, A - Z। इसको A से इंडिकेट करते हैं सिंबल, इसके लिए A देते हैं सिंबल इसके लिए, और ये संख्या के लिए सिंबल देते हैं Z। Z मतलब एटॉमिक नंबर और A मतलब मास नंबर, A को कहते हैं मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने हैं, तो इसके 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन, ये कहाँ पे न्यूक्लियस में है, और जो इलेक्ट्रॉन है 11। तो ये वाली हो गई इसकी K शेल, ये हो गई इसकी L शेल और ये हो गई M शेल। ये जो आपने लिखा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, तो पहली न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है वो K शेल है, दूसरी है वो L शेल है और तीसरी है वो M शेल है, ये हो गई। ठीक है, अब K में इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये बने हुए हैं, 1 और 1 2।
हमेशा इलेक्ट्रॉन दूर दूर बनाए जाते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने एक यहाँ, फिर इसके अपोजिट यहाँ बनाया, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से इसके एल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2, 8, 1 है, यानी फर्स्ट के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन इसमें 12 है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर काट रहे हैं। और अभी ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये -1 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अब आप ये कहेंगे कि अभी आप कह रहे थे कि हाँ माइनस साइन नहीं लगाते हैं, बट अभी आपने यहाँ लगा दिया। तो बच्चों ये ध्यान रखो, जब हम ऐसे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं उस समय माइनस साइन नहीं लगाते। जैसे हमने यहाँ इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है तो हमने माइनस साइन नहीं लगाया। अभी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये दिखाने के लिए कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो -1 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन के साथ में इलेक्ट्रॉन को लिख रहे होंगे उस समय हम इलेक्ट्रॉन के पहले माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप लिख सकते हो। तो इस एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें से माइनस हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो इसकी एम शेल खाली हो गई, एम शेल खाली हो गई। अब इसके पास केवल 2 शेल बची, एक बची के शेल और एक बची एल शेल, के और एल शेल बची केवल, ठीक। अब के और एल शेल बची और एल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एटम से अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये जल्दी केमिकल रिएक्शन करेगा या ये जल्दी केमिकल रिएक्शन करेगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो एटम से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया है अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एटम कम स्टेबल है इन कंपैरिजन टू आयन। पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, यही दिमाग वाले क्वेश्चन हो गए, ये पीसा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो गए। तो अब बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी किससे देखोगे, ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसमें किसका, इसमें ऑक्टेट में कंप्लीट नहीं है, 2, 8, 1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये एक दे देगा, देने के लिए घूम रहा है, किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला जो कन्फिगुरेशन है 2, 8, 1, इट इज हाईली अनस्टेबल। अब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो गया। यानी अगर आपसे पूछा गया कंपैरिजन करो सोडियम एटम में और सोडियम आयन में विच इज मोर स्टेबल, तो दिस, क्योंकि इसका ऑक्टेट इज कंप्लीट, ये मोर स्टेबल है इसके कंपैरिजन, ठीक है। फिर अगर ये स्टेबल है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है आगे, अगर ये स्टेबल है तो फिर ये NaCl कैसे बना लेता है, मतलब NaCl के साथ रिएक्शन करके NaCl कैसे बना लेता है। उसका रीजन ये है कि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबल है। फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसने रिएक्शन क्यों किया, ये Na के साथ Cl, Na जो प्लस है, Na+ Cl- को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करने के कारण वहाँ पर NaCl बन जाता है, ठीक है। अभी एक चीज और यहाँ पे ध्यान, तो इसमें अगर स्टेबिलिटी की पूछें तो ये वाला कैसा हो गया, मोर स्टेबल देन Na। ये Na एटम से ये मोर स्टेबल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है। अब अगर साइज की भी आपसे बात पूछी जाए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो साइज में भी देखिए आप, ये विल बी smaller than Na atom, ठीक है। या हम इन जनरल कह सकते हैं, यानी ये Na+ आयन,
जनरल में हम कह सकते हैं कि कैटायन विल बी स्मॉलर देन पेरेंट एटम। Na एटम से बना है तो Na एटम क्या हो गया, पेरेंट एटम हो गया। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि कैटायन मतलब Na प्लस की जगह जनरल बात सभी के लिए लागू हो रही है, ये हर कैटायन के लिए लागू हो रही है। कैटायन इज स्मॉलर देन Na एटम का मतलब हुआ जिससे बना, उस एटम को हम क्या कहेंगे, पेरेंट एटम। तो अपने पेरेंट एटम से जो कैटायन होता है वो हमेशा स्मॉलर होगा, साइज में हमेशा छोटा होगा। उसका कारण क्या है, देखिए उसका कारण आपको, एक तो यहाँ पे एक शेल ही कम हो गई है, दूसरी बात क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, 11 प्रोटॉन वर अट्रैक्टिंग 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, खींचने वाले यानी पॉजिटिव चार्ज जो अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो बढ़ गया है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे, ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे तो साइज छोटा होगा और कंपैरेटिव। एक तो शेल कम हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया है, क्योंकि प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन है 10, यानी प्रोटॉन 11 है, इनका इफेक्ट बढ़ गया, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन में 11 प्रोटॉन है और वहाँ पर भी 11 प्रोटॉन है, लेकिन उसका इफेक्ट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, वही बात एक और फिर से आ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें और इसमें कंपैरिजन किया जाए तो किसका ज़्यादा होगा, यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट किसमें ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मतलब ये नहीं कि संख्या ज़्यादा हो गई, देखिए पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी 11 है और वहाँ भी 11 है, लेकिन वहाँ इफेक्ट ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ 10 रह गए हैं, यानी इसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ गया। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा कैटायन में इन कंपैरिजन टू एटम, यानी आयन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो एक और नोट यहीं पर लगा लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आयन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, है ना, यानी इन कैटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर। समझ जाना, ये मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी उतना ही है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी उतना ही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट बढ़ गया, इसीलिए इसको हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कम हो गई। तो कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये हमने आपको इस हिसाब से बताई हैं। पीसा स्टैंडर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ से बन सकते हैं, और दक्षिणा स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट डाल करके अलग से लिख लीजिए, अलग से जगह में लिख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने ये 3-4 पॉइंट अलग डिस्कस किए। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन। बच्चों देखिए हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है, तो मैग्नीशियम आयन बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या है, एटम है कि मतलब एटम जो है ये मेटल है या नॉन मेटल है। अगर मेटल है यानी इसका आउटरमोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है। अगर ये नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों काम कर सकता है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 एंड 2, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है, सिंस 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल।
हेंस इट इज ए मेटल। मेटल यानी कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है यानी राजा है, इलेक्ट्रॉन रिच है राजा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है राजा है तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, जितने इसके आउटर मोस्ट में है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s। तो ये कैसे बनाएगा, देखिए ये मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2s2। अभी की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन 12 है, प्रोटॉन 12 है और न्यूट्रॉन भी 12 है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन से वैसे अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन 12 है और प्रोटॉन भी 12 है, इसका मतलब जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज है उतना ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। तो अभी की कंडीशन में यानी मैग्नीशियम एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो बचा Mg2+ आयन, और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10। इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन है जितने पहले थे 12 उतने ही हैं, और न्यूट्रॉन भी उतने ही हैं। न्यूट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, न्यूट्रॉन भी उतने ही है 12। तो ये बन गया Mg2+ आयन। देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल अब 8 कंप्लीट हो गए और एक शेल ही खत्म हो गया, M शेल गायब हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब मैग्नीशियम 2+ इज मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम एटम। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा, अगर साइज की बात पूछी जाए तो साइज मैग्नीशियम 2+ का छोटा होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम एटम, यानी हम कहेंगे कैटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। ये पेरेंट है, इससे ये बना है, इसलिए हम इसको पेरेंट एटम कहेंगे, यानी कैटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा ही छोटा होगा। कारण क्या है, देखिए प्रोटॉन पर यहाँ पे 12 है और इलेक्ट्रॉन है 10। पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे अपनी तरफ, यानी न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन अभी न्यूक्लियस की तरफ 12 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यानी अब ज़्यादा इफेक्टिवली खींच पाएंगे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा, इसलिए साइज ऑफ कैटायन विल बी स्मॉलर। दूसरा, यहाँ पे एक M शेल भी नहीं है, यहाँ पे KLM 3 शेल थी, यहाँ पे 2 ही शेल लगे, K और L शेल लगे। और दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही है लेकिन उसका इफेक्ट बढ़ गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है A+ ग्रेड की, क्या, इवन कैटायन इज फॉर्म्ड when cation is formed, no effect on atomic number and mass number। जब कैटायन बनता है तो मास नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और क्योंकि मास नंबर यानी एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन फिक्स है, उसका जितना पहले था उतना ही अभी भी है, कोई अंतर नहीं आया ना, न्यूट्रॉन में भी नहीं आया, प्रोटॉन में भी नहीं आया, यानी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है जब कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन करता है, और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन देता लेता है, उसके एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आता। नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन की संख्या जितनी पहले थी उतनी ही अभी है, तो उसका एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में उसका प्लेस आगे पीछे होगा क्या, या वो अपनी ही प्लेस पे रहेगा जब वो केमिकल रिएक्शन कर लेगा, तो जब पीरियोडिक टेबल आपको पता है किसके बेस पर डिपेंड करती है, किसके आधार पे बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर भी सेम है तो फिर एटम का प्लेस भी वही रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ। एटॉमिक नंबर 12 यहाँ भी था, एटॉमिक नंबर 12 अभी भी है, यानी प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब एटम की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं बदलेगी जब एटम केमिकल रिएक्शन कर रहा है या आयन बना रहा है। आयन बनाकर ही केमिकल रिएक्शन करेगा, तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा। यही 2 तरीके हैं एटम के पास इलेक्ट्रॉन यानी केमिकल रिएक्शन करने के। अगर हम ऐसे डायग्रामेटिकली देखें सोडियम इसके मैग्नीशियम के फॉर्मेशन को, तो मैग्नीशियम के यहाँ 2 8 2 यानी KLM, K में 2, L में 8 और M में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर करेगा, आप तुरंत हिसाब लगा लोगे, क्योंकि राजा है, राजा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये हिसाब लगा लिया आपने, इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन 12 है, प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन 12 है। 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिए तो जो एटम बना उसमें क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन उतने ही हैं 12, न्यूट्रॉन भी उतने ही हैं 12,
और एटम का जो साइज से आयन का साइज यानी कैटायन का साइज छोटा हो गया और ये 2 प्लस चार्ज आ गया इस पे, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके 2 प्लस चार्ज लगा देंगे। अब अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि सोडियम का एटम और मैग्नीशियम का एटम कौन का एटम ज़्यादा छोटा होगा या बड़ा होगा, तो सोडियम के इसमें आयन में, तो सोडियम का आयन की देखो सिचुएशन क्या थी, Na+ में इलेक्ट्रॉन थे कितने 10 और प्रोटॉन थे कितने 11 और न्यूट्रॉन 12। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, और मैग्नीशियम के केस में क्या हो रहा है 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। सोडियम आयन के केस में क्या हो रहा था 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो साइज किसका कंपैरेटिवली छोटा होना चाहिए, सोडियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो साइज Mg2+ will be smaller than Na+। रीजन समझ में आ गया क्यों Mg2+ क्यों छोटा होना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम में ज़्यादा है। यहाँ 12 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, यहाँ 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन कैसे आयन बनाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन कैसे बनाएगा, कोई भी एलिमेंट कैसे का एटम, कोई भी एलिमेंट का एटम है वो कैसे आयन बनाएगा, सबसे पहले हम उसका एटॉमिक नंबर जानेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया KLm, K में 2 हो गए, L में 8 हो गए और M में 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन आर इन M। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अभी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा क्योंकि देने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और लेना केवल 1 है, इसीलिए ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करते हैं, सिर्फ मेटल यानी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट करते हैं। और वैसे भी इसको हम, और दूसरा तरीका ये है कि इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में है। बैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को ही हम बैलेंस शेल कहते हैं। तो बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इट इज ए नॉन मेटल। और अगर ये नॉन मेटल है तो या तो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाएगा अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो, लेकिन अगर किसी नॉन मेटल के साथ ही इसको रिएक्शन करना है तब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। तो पहले हम ये, जब भी हम ये देखेंगे कि एटम का कौन सा आयन बनाएगा, तो ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इमीडिएट 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा, कहीं से भी मिलेगा ले लेगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं अपने याद रखने की लैंग्वेज में भिखारी। जैसे राजा था यानी मेटल, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता था और स्टेबल हो जाता था, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता था। इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसकी जो अंदर वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते थे। ये भिखारी है। भिखारी क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 6-7 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या शेयर करेगा, ठीक है। अभी की कंडीशन क्या है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा होगा उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाएगा। तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव आयन कैसे बनाएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे कि जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो शेयरिंग कैसे करेगा, उस समय नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा, उस समय ये शेयर करेगा। यानी जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल 2 तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बना सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन कब बनाएंगे, जब वो किसी मेटल के साथ कंबाइन हो रहे हैं, यानी राजा के साथ। भिखारी जब राजा के साथ कंबाइन होगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाएगा, और भिखारी भिखारी के साथ ही कंबाइन होगा, यानी नॉन मेटल के साथ ही कंबाइन होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक। तो आज हम शेयरिंग की बात नहीं कर रहे, आज हम वो बात कर रहे हैं कि क्लोरीन अगर किसी एटम, मेटल एटम से, यानी किसी राजा से मेटल एटम से रिएक्शन करेगा तो वो नेगेटिव आयन कैसे बनाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन,
तो क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देख लिया, 2 8 7 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ देखिए क्लोरीन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7, प्रेजेंट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रेजेंट प्रोटॉन 17 है और नाइट्रोजन 18 है। हमने ये माना है कि ये जो हम आइसोटोप जिसकी बात कर रहे हैं वो 17 क्लोरीन 35 है, यानी क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं 35 और 37, तो हम यहाँ पे 35 मान करके चल रहे हैं कि आइसोटोप 35 है, उस हिसाब से इसके न्यूट्रॉन आए 18। तो क्लोरीन जब आयन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोराइड आयन बन गया। क्लोरीन ना बोल करके हम इसको क्लोराइड आयन बोलेंगे, है ना। नेगेटिव आयन के पीछे हमेशा IDE लगा होता है। तो क्लोराइड आयन बन गया। क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया 18 हो गया, यहाँ 17 थे यहाँ 18 हो गया, 18 हो गया। प्रोटॉन उतने ही है, न्यूट्रॉन उतने ही। क्या चेंज हुआ, एटम से आयन बनने में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, प्रोटॉन उतना ही है, न्यूट्रॉन उतने ही है। यानी जब एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड नो इफेक्ट ऑन मास नंबर, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ गए। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, इक्वल है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्लोरीन एटम। और क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एक और प्रोटॉन कम है। अगर हम एटम के केस पूरा एटम बना करके ड्रॉ करें क्लोराइड के लिए तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर के शेल में ये है के शेल, एल शेल और एम शेल। तो के शेल में यहाँ पर हैं के, एल एंड एम। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और एम में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए 3 3 और 6, 3 एंड 3 6 एंड 1 7। तो इस तरह से हम क्लोरीन एटम को ड्रॉ करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के हमने ये ड्रॉ कर दिए, के में एल के इलेक्ट्रॉन 8 यहाँ ड्रॉ कर दिए और एम के इलेक्ट्रॉन, एम में यहाँ 8 नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एम के इलेक्ट्रॉन जो 7 है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 18 है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एटम ने, तो ये बन गया क्लोराइड आयन, ये 3 8। ठीक है, तो के में 2 थे, एल में 8 थे, एम में एक और बढ़ गया तो 8 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन 17 हो गए और न्यूट्रॉन 18 हो गए। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन से ऑक्साइड का, यानी ऑक्सीजन के एटम से ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ऑक्सीजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLM, के में 2 है और एल में 6 है, बस 2 ही शेल हैं इसके भरे हुए। तो फिलहाल बैलेंस सेल जो है इसका, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भिखारी यानी नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो ये अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आयन बना करके करेगा, और किसी नॉन मेटल के साथ यानी भिखारी के साथ रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करेगा। अभी की कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये किसी मेटल एटम से रिएक्शन करेगा तो ये नेगेटिव आयन बनाएगा। नेगेटिव आयन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ये 2 6 है, इसके पास ऑक्टेट में 2 की कमी है। नियरेस्ट नोबल गैस इसका क्या है, नियोन है, तो नियोन के जैसा बनना चाहेगा, यानी अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा। इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, ये आर्गन नियरेस्ट नोबल गैस है, तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन के जैसा बनना चाहेगा क्लोरीन। ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस यानी सगे पड़ोसी जैसा बनना चाहेगा, यानी नियोन के जैसा बनना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 2 8, यानी के और एल में, के में 2 हो गए, एल में 8 हो गए, ये स्टेबल हो गया। प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ 8 थी यहाँ 10 हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो ये एटम न्यूट्रल था, आयन नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो वही चीज़ है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहे हैं के शेल में, और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने थोड़ा इलेक्ट्रॉन पास ड्रॉ कर दिए, ऐसे पास नहीं ड्रॉ करने चाहिए, आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिए, ये बताने के लिए कि यहाँ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की प्लेस खाली है। वैसे अगर 6 इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ करते हैं
या करना चाहिए तो 6 इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्टेंस पर ड्रॉ करना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कभी और ड्रॉ करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्साइड आयन बन गया और यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब वही वाले क्वेश्चन जो पॉजिटिव आयन के समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एनायन लार्जर होगा या पेरेंट एटम लार्जर होगा, साइज किसका बड़ा छोटा होगा बताइए, एनायन में और पेरेंट एटम में। तो देखिए आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या था 17 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 17 है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, यहाँ पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यानी प्रोटॉन का इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, यानी उनको खींचने की जो पावर है प्रोटॉन की वो कम हो गई, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आयन का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम हो गया, इफेक्ट कम हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा सकते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ सकता है क्योंकि प्रोटॉन का इफेक्ट कम है। वही चीज इसमें भी होगी। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितना था देखिए, एटम था तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही ये आयन बना तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पे 8 है, प्रोटॉन यहाँ भी 8 है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, लेकिन जब ऑक्साइड आयन बना तो 8 प्रोटॉन विल अट्रैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनका इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ यानी इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके न्यूक्लियस की तरफ खींचने की क्षमता कम हो गई, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा, यानी एटम से एनायन का साइज हमेशा ही बड़ा होगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 3, 4, 5 पॉइंट ये याद रखिए हमेशा। Anion will be larger than parent एटम, ठीक है, हमेशा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें कम बढ़ा, किसमें ज्यादा हुआ, किसमें कम हुआ, ऑफ एनायन इज लेसर देन पेरेंट एटम। रीजन आपको पता चल गया इसका कम क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां बढ़ गए एनायन में, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा ही रहेगी क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन विल बी ग्रेटर देन and then no effect on atomic number and mass number when anions are formed. Only number of electron increase in ion, यानी आयन में केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, बाकी उसके एटॉमिक मास पर और एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से, ये पॉइंट्स हैं दक्षिणा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या पीसा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये पॉइंट्स ध्यान रखिए। बच्चों आपके लिए होमवर्क हो गया,
explain formation of F minus ion and F2 minus ion। ये कैसे बनेंगे ये बताइए, ठीक है। और Ca2 plus ion and K plus ion। बच्चों हम लोगों ने आयंस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल। तो रेडिकल क्या है? रेडिकल है इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन देम। यानी एक एटम, कोई भी एटम्स का ग्रुप जिस पर कि या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो रेडिकल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ग्रुप ऑफ एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स पे नेगेटिव चार्ज हो। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहलाएगा बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो ये बेसिक रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल, यानी किसी को कैटायन भी बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, और बेसिक रेडिकल मेन चीज है। कैटायन को या पॉजिटिव चार्ज को बेसिक रेडिकल कब कहेंगे? जब दो या दो से अधिक एटम हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बेसिक रेडिकल भी कहेंगे। अदरवाइज जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है वो कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है वो एनायन। उसको बेसिक रेडिकल कब कहेंगे? जब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बेसिक रेडिकल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक रेडिकल एक है एग्जाम्पल, अमोनियम यानी NH4+। देन नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स और एनायन। यानी नेगेटिव रेडिकल कब कहेंगे हम? एनायन को, या एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला आयन। उसको एसिड रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल्स कब कहेंगे? जब दो या दो से अधिक एटम्स मिला करके उन पर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उनको हम एसिड रेडिकल कहेंगे या फिर नेगेटिव रेडिकल कहेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, यानी यही चीज यहाँ लिखी है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ए नेगेटिव चार्ज ऑन देम। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। ये एक ग्रुप है और ये एक अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इस बात पे ध्यान देना। वो अलग है और ये अलग है, ठीक। तो कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला है CO3 के ऊपर 2- चार्ज। ये बहुत सावधानी से लिखना आप लोग, ये आयंस के फॉर्मूले हैं, ये बेस है आपका केमिस्ट्री का। बस यही आपकी केमिस्ट्री है, यहाँ से शुरू हुई है आपकी एक्चुअल 9th की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का बेस ये फॉर्मूले और इनका सिंबल ही होता है। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो आपकी केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं हो सकती है। तो इनको लिखने में बहुत सावधानी रखना, ये ध्यान से देखना मैंने कौन सा लेटर किस तरह से बनाया है। लेटर बड़ा है, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना। अपने मन से कैपिटल और स्मॉल मत करना उसको। तो ध्यान दीजिए, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला है CO3 2-। इसमें C और O दोनों कैपिटल है। सल्फाइट, यहाँ ध्यान देना, सल्फाइट ITE लगा है, ITE मतलब SO3 पे 2- चार्ज, और सल्फेट मतलब ATE लगा है तो SO4 पर 2- चार्ज। थोड़ा ही सा अंतर है स्पेलिंग में, देखो पूरी स्पेलिंग सेम है, केवल I और H का अंतर, A का अंतर है। उसमें सल्फाइट लिखा हुआ है तो SO3 पर 2- चार्ज, और सल्फेट लिखा है तो SO4 पर 2- चार्ज। फॉस्फेट होता है PH4 पर 3- चार्ज, और BO3 पर 3- चार्ज होता है बोरेट। ये देखो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं सब। एसीटेट होता है CH3COO- पे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने O थोड़े छोटे बना दिए हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ इसको, CH3COO5, ठीक है। साइज का ध्यान रखेंगे लेटर्स के, और चार्ज कहाँ लगाया है वहीं लगाएंगे, और ये दूर दूर लिखेंगे आप। एक एक लाइन छोड़ करके लिखना इसको, या दो दो लाइन छोड़ करके शुरुआत में लिखना, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसका माइनस चार्ज उधर पहुंचा देंगे, इसका माइनस चार्ज उधर पहुंचा देंगे। तो अभी जब आप शुरू में लिख रहे हैं तो एक एक लाइन छोड़ करके लिखें, जिसका ये चार्ज ऊपर की लाइन में ना जाए। ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़ें या दो लाइन छोड़ें, फिर इसको लिखें, फिर इसको ऐसे लिखें। जब ये लिख जाएगा फिर उसके बाद ये लिखना है आपको। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-। HCO3 पर 1- चार्ज, परमैंगनेट में MnO4 पर 1- चार्ज, और मैग्नेट में
MnO4 पे 2 माइनस चार्ज, देखो जरा दोनों सेम फॉर्मूले जैसे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इस पे 1 माइनस चार्ज है और इस पे 2 माइनस चार्ज है। अगर 1 माइनस चार्ज है तो परमैंगनेट, और अगर 2 माइनस चार्ज है MnO4 पे तो वो मैग्नेट आयन होता है। क्रोमेट होता है CrO4 पे 2 माइनस चार्ज हो गया क्रोमेट, और डाइक्रोमेट Cr2O7 पे 2 माइनस चार्ज है तो डाइक्रोमेट, और बाई सल्फेट हुआ HSO4 पर 1 माइनस चार्ज है तो ये हो गया बाई सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो ये आयंस के फॉर्मूले आपको लिखने हैं और याद करने हैं। जब अगर आपको ये याद होंगे तब आप कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने वाला नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन कर पाएंगे।